नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आज इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे आर्टिकल्स आए जो यूपीएससी या अदर स्टेट एग्जामिनेशंस में या वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या क्या आज इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन विल नॉट हैपन। नेतन्याहू सबको वार्निंग दे रहा है कि पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज मत करो। अगर पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करो तो डायरेक्ट मुझसे पंगा लेना होगा, नेतन्याहू बोल रहा है। कनाडा, इंडिया एनएसए डिस्कशन, खालिस्तानी सेपरेटिज्म, टेरर, इसके बारे में बात करेंगे। सवालकोट डैम, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि अभी जो अपना इंडस वाटर ट्रीटी है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। द वीजा बैरियर, वही अपना प्रेसिडेंट ट्रंप का। ठीक है, प्रॉब्लम विथ लो इन्फ्लेशन, इसके बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम विथ लो इन्फ्लेशन, ओके। स्टॉप इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट शुड गेट नोबेल प्राइज। ट्रंप नोबेल प्राइज का डिमांड कर रहा है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज दो। इसके बारे में देखेंगे। आज हम साइबर के बारे में पढ़ेंगे, साइबर अटैक के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप्स के साइबर अटैक होते हैं इंडिया में, उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया गया है साइबर अटैक के लिए। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। 100 वीजा फ्री वन टाइम ओनली फॉर, देखिए जो वो वीजा था ना H1B वीजा, जिसमें बहुत लोगों ने बोला, इसमें क्रिटिसाइज किया, उसमें थोड़ा सा चेंज है। जिसे अभी कल ट्रंप ने उसको चेंज किया। ठीक है, चेंज इन द सेंस क्लियरिफाई किया। फिर भी देखेंगे क्या उसका रिपरकशन हो सकता है। ओके, तो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हेल्ड इन द सिटी। ठीक है, इमिग्रेंट्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, रेफ्यूजीज के बारे में पढ़ेंगे कि रेफ्यूजीज और अपना डंकी जो डंकी रूट रहता है ना, उसके बारे में ये डिस्कस करेंगे। बैड थिंग्स विल हैपन टू काबुल। ट्रंप डायरेक्ट काबुल को, अफगानिस्तान को डायरेक्ट धमकी दे रहा है। देखेंगे क्यों धमकी दे रहा है। ठीक है, अभी देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीटिंग होने वाला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से मुद्दे हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयर्स ट्रेड विद द, हालांकि इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ये अपना वही है क्या वीजा बैरियर में कि सबको बुला रहे हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ, 21 सितंबर मतलब कल से पहले आ जाओ। उसके बारे में बाकी ज्यादा इसके बारे में है। यूरोप एयरपोर्ट, हाँ देख लिया। पॉइंटिंग मस्क मून मिशन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपर्ट सेज यूएस इज लूजिंग स्पेस रेस। ठीक है, देखेंगे इसके बारे में। चलिए, तो फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आता है। ओहो थोड़ा स्लो है, तो देखिए फर्स्ट यहाँ से आता है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन विल नॉट हैपन नेतन्याहू। अब नेतन्याहू बोला, देखिए जब रिसेंटली परसों के दिन नेतन्याहू ने गाजा पे अटैक किया ना, गाजा पे बॉम्बिंग किया, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन के क्राइसिस में बहुत से लोग मारे गए। वहीं पे फिर ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने ऑन द स्पॉट पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया। जो आता है ना टू स्टेट थियरी, अब पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लिया। बहुत से ऐसे देश हैं जो पैलेस्टीन को अभी एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और ये नेतन्याहू को पसंद नहीं आ रहा है। तो यहीं पे नेतन्याहू, देखिए स्टार्ट कहाँ होता है, स्टार्ट यहाँ से होता है। ठीक है, अक्टूबर 7 2023 में जब हमास जो है यहाँ से 5000 मिसाइलें दाग देता है, 5000 मिसाइलें दाग देता है इजराइल में। ठीक है, 5000, उसमें इजराइल के 1200 मेंबर्स मारे जाते हैं, 1200 लोग जो है वो मारे जाते हैं। उसके बदले में जो इजराइल करता है, इजराइल जब अटैक करता है, इजराइल एंशियंट कैंपेन इन गाजा हैज किल्ड मोर देन 65,000 पैलेस्टीनियन। 65,000 पैलेस्टीनियन अब तक इजराइल स्टार्टिंग से लेके 65,000 पैलेस्टीनियन को मार चुका है। ठीक है, और देखिए ये है 1949 का इजराइल, मतलब ये हाई जो रीजन है। ठीक है, इसको पैलेस्टीन बोला जाता था, पैलेस्टीन। ठीक है, 1980s के आसपास ऐसे हो जाता है। ठीक है, 1980s के आसपास, 2000 के आसपास ऐसे हो जाता है। अब 2025 में ऐसे हो गया है। ये देखिए, मतलब इजराइल ने ऑलमोस्ट पूरा, क्योंकि ये स्टार्ट कहां से होता है पता है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल से। 1919 का ट्रीटी ऑफ वर्सेल है ना, ट्रीटी ऑफ वर्सेल, यहाँ पे बहुत से यहूदियों को मारा गया था। ठीक है,
फिर आपने देखा हिटलर ने ज्यूस जेनोसाइड किया, ज्यूस जेनोसाइड, ठीक है, ज्यूस जेनोसाइड। 1919 के हिटलर को लगा कि 1919 का जो ये वर्ल्ड वार है वहां पे ज्यूस की वजह से हमें बहुत हार का सामना करना पड़ा, इसलिए 1990 के आसपास हिटलर ने बहुत से ज्यूस को मतलब जेनोसाइड करवा दिया, गैस चेंबर में जाके मरवा दिया, ठीक है, गैस चेंबर। अब देखिए, ठीक है, अब ज्यूस का पॉपुलेशन बहुत कम, इनका कोई रीजन था ही नहीं, इनका कोई रीजन रहने के लिए था ही नहीं जिसे ऐसा अपना देश बोल सके, ठीक है। क्योंकि देखिए जो बहुत से अभी ये इस्लाम है, तो इस्लामिक नेशन कितने हैं, इस्लामिक नेशन कितने हैं, टोटल 57 है, जहां पे सारे इस्लाम बोले कि हाँ ये हमारा देश है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी का कितना है, क्रिश्चियनिटी का कितना है, क्रिश्चियनिटी का भी तो यूएस वगैरह हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, इससे बहुत से, जैसे ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड का है जहां पे क्रिश्चियनिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, वहां पे अपने क्रिश्चियनिटी हो गया। लेकिन ऐसे ज्यूस का कोई ऐसा सेपरेट स्टेट था ही नहीं, ठीक है, जहां पे ज्यूस बोल सके कि हाँ ये ज्यूस स्टेट है, ठीक है। तो वहां से देखिए यूएसए में 1945 में, ठीक है, ज्यूस को बोला कि आप जाके इजराइल वाले रीजन में रहो, इजराइल वाले रीजन में रहो जो पैलेस्टीन था उसमें, तो वहां पे थोड़ा सा लैंड दे दिया, वहां पे थोड़ा सा लैंड ज्यूस को रहने के लिए दे दिया, ठीक है। अब ज्यूस की आबादी बढ़ती गई, ठीक है, और ज्यूस ने अपना रहने का ठिकाना एटलीस्ट ढूंढ लिया, ठीक है, ये उनका रहने का ठिकाना अब बन गया ज्यूस का, ठीक है। अब ये गाजा है, ये वेस्ट बैंक है, ये जेरूसलम इज द सेंटर पॉइंट ऑफ अब्राहमनिक रिलीजन, जेरूसलम इज द सेंटर पॉइंट ऑफ अब्राहमनिक रिलीजन, अब्राहमनिक रिलीजन। कौन कौन से आते हैं अब्राहमनिक रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ठीक है, ये अब्राहमनिक रिलीजन है, ओके। और भी दो चार आते होंगे, बट अब देखिए यहाँ का मुद्दा यही है, पैलेस्टीन फ्लीइंग गाजा सिटी मूव साउथ ऑफ द एनक्लेव संडे। जो ये गाजा है ना, इसके साउथ में ये जो रफा कॉरिडोर है, ये है रफा कॉरिडोर, यहाँ से साउथ में जाके ये लोग जो ये पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, यहाँ पे जाके अपना रेफ्यूजी कैंप ढूंढ रहे, सिनाई पेनिनसुला, यहाँ पे रहने के लिए, ओके। तो ये इसका पूरा मुद्दा है, ये बोल रहा है ब्रिटेन कनाडा सबको बोल रहा है कि पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज मत करो वरना हानिकारक होगा। ये है पैलेस्टीन का प्रेसिडेंट, पैलेस्टीन मोहम्मद अब्बास। अभी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीटिंग हो रहा है ना, उसमें इसको ट्रंप ने वीजा ही नहीं दिया, ट्रंप ने इसको वीजा ही नहीं दिया। मतलब ये आदमी यूएसए में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीटिंग हो रहा है वहां पे अलाउड ही नहीं है, ठीक है, ये अलाउड ही नहीं है, ओके। लेट कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, सवालकोट डैम की बात हो रही है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सवालकोट डैम, ठीक है, सवालकोट डैम पैनल टू वेट ग्रीन नॉट फॉर चेनाब प्रोजेक्ट। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए, सवालकोट डैम कौन सी रिवर पे है, चेनाब रिवर पे है। यहाँ पे थोड़ा इंडस वाटर ट्रीटी समझिए, इंडस वाटर ट्रीटी, ओके। इंडस वाटर ट्रीटी में कितने रिवर है, टोटल 6, कौन कौन से, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। अब देखिए एज पर इंडस वाटर ट्रीटी ये जो रिवर है ये जाएगा पाकिस्तान, मतलब इसका जो पानी है ये मेजोरिटी पाकिस्तान वाले यूज करेंगे, कितना 85% अनरेस्ट्रिक्टेड, मतलब चाइना इंडिया 85% पानी रोक नहीं सकता, बाकी 15% पानी इंडिया यूज कर सकता है, ठीक है, इंडिया यूज कर सकता है 15% पानी, और उसी 15 में वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकता है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकता है, या फिर मतलब मेजर कोई प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ना बनाए इसके लिए, ठीक है। अब ये आता है रावी, ब्यास, सतलज, इस पे इंडिया 100% यूज कर सकता है,
इस पे इंडिया 100% यूज कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये हो गया। अभी पहलगाम का जो टेरर अटैक हुआ, जो पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया पे, ठीक है, पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया, पाकिस्तान टेरर अटैक, टेरर अटैक इन पहलगाम, ठीक है, इन पहलगाम। उस समय से इंडस वाटर ट्रीटी को अबैंस में रख दिया, मतलब अभी इंडस वाटर ट्रीटी का जो है, ट्रीटी जो है वो अभी इफेक्ट में नहीं रहेगा, अभी इसको कुछ समय के लिए बंद कर दो। तब इंडिया जो चेनाब पे इसका प्रोजेक्ट है क्या, सवालकोट, इसको अच्छे से कंस्ट्रक्ट करने की बात चल रही है कि अभी इसको अच्छे से कंस्ट्रक्ट करेंगे। प्रपोज डैम यहाँ पे होगा, कौन सा डैम, सवालकोट डैम। ठीक है, सवालकोट डैम, डैम देखिए ऐसा दिख सकता है बाद में बनने के बाद। ठीक है, अब यहां से ये कितना, 1865 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ये पूरा करेगा। ठीक है, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। इससे पाकिस्तान का वाटर रोका नहीं जा रहा है, रोका नहीं जा रहा है। ठीक है, पानी इसको बस यहाँ से, इस पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ का बात के कि ये कहाँ पे बनाया जाएगा, चेनाब रिवर में बनाया जाएगा, जम्मू कश्मीर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, और इसको एनएचपीसी ने लिया है, एनएचपीसी इसका बिडिंग जीता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट। टू इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हेड इन द सिटी। अब देखिए इमिग्रेंट्स का क्राइसिस बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेश से अपना जो सीएए एक्ट था, ठीक है, सीएए एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसके तहत भी बहुत से बांग्लादेशी इंडिया में आए। ठीक है, इंडिया में अपने सिटीजनशिप की मांग कर रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश से भाग के आते हैं। और आपको क्या पता है, एक और जो रखाइन से भाग के आते हैं, रखाइन, रखाइन कहां पे है, म्यांमार। देखिए मैप पे देखते हैं। ठीक है, रखाइन, रोहिंग्यास। ठीक है, ये रखाइन का मैप है, रखाइन मैप, नॉट मुस्लिम, रखाइन मैप। ये देखिए, ये है म्यांमार, ये है रखाइन स्टेट, ये म्यांमार है, ये रखाइन स्टेट है, ये बांग्लादेश है। अब जो रखाइन से जो रोहिंग्यास थे, रोहिंग्या अभी भी दिल्ली में बहुत है, ये सब ये क्रॉस करके बांग्लादेश का त्रिपुरा क्रॉस करके इंडिया क्रॉस करके, ये इंडिया में, इंडिया क्रॉस करके, जो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से क्रॉस करके अभी दिल्ली में इनका बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा बेस है। ये इलीगल इमिग्रेंट्स है, ये इलीगल इमिग्रेंट्स है। क्या नाम है इनका, रोहिंग्यास, रोहिंग्या। और ये यहाँ पे सिटीजनशिप की मांग कर रहे हैं, सिटीजनशिप की मांग कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के बहुत से ये हैं। ठीक है, कौन सा, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अब इसके तहत, अब देखो इमिग्रेंट्स को पकड़ना भी है, उन्हें डिपोर्ट भी करना है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी 145 प्लस करोड़ पॉपुलेशन है। अब इसमें हम इन रोहिंग्यास को कैसे झेलेंगे, बांग्लादेशी को कैसे झेलेंगे, बांग्लादेशी को कैसे। अब इसके लिए फॉरेनर्स एक्ट है, फॉरेनर्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट 1949। हालांकि इंडिया ने जो यूएन का, रेफ्यूजी प्रोटोकॉल है, उसको ज्वाइन नहीं किया है। उसके पीछे कारण है। अब इस रेफ्यूजी प्रोटोकॉल के लिए ये क्या हो सकता है, यहाँ पे सकता है, कोई भी रेफ्यूजी अगर असाइलम सीख करने आ रहा है, अगर रेफ्यूजीज असाइलम सीख करने आ रहा है, तो उस देश का फर्ज बनता है। देखिए ये यूएन का, यूएन चार्टर, यूएन चार्टर 1951 में साइन हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल रेफ्यूजी एक्ट, चेक कर लेते हैं इसका रियल नेम क्या है, इंटरनेशनल रेफ्यूजी एक्ट।
1950 रेफ्यूजी कन्वेंशन, ये अपना यूनाइटेड नेशन का ही है, ठीक है। 1950 कन्वेंशन रिलेटिंग स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी 1967 का प्रोटोकॉल है, ओके, रेफ्यूजी एक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी स्टेट हो, इंडिया हो या जिसने भी ये प्रोटोकॉल 1967 वाला साइन किया, उसका ये फर्ज बनता है कोई भी कंट्री से अगर कोई असाइलम सीख करने आपके देश में आता है तो आपका फर्ज बनता है कि आपको असाइलम दो, क्योंकि हो सकता है ये वॉर से पीड़ित हो, ठीक है, हो सकता है ये वॉर से पीड़ित हो, वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एग्रेशन, इंटरनल एग्रेशन से पीड़ित हो, ठीक है। तो उनको ये फर्ज बनता है कि, लेकिन इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, उसके बावजूद भी इंडिया ने जितने पूरे वर्ल्ड में रेफ्यूजी को ये पनाह नहीं दिया उतना इंडिया ने दिया है, ठीक है। इंडिया में चार्टर एक्ट, सॉरी नॉट चार्टर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 आया, यहाँ पे बोले जो भी रेफ्यूजीज आ रहे हैं हम उनको, यहाँ पे जो भी आ रहे भाग के, जो वहां पे माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज जो भाग के आए हैं हम उनको असाइलम देंगे, असाइलम देंगे प्लस सिटीजनशिप भी देंगे, प्लस सिटीजनशिप भी देंगे, ठीक है। ये होता है इंडिया का दरिया दिली। बाकी जो कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, एक कंट्री है, एक क्या कंट्री है, यूके अपना, ठीक है। यूके में अगर कोई बाय चांस असाइलम देने गया तो असाइलम वो उसको देगा नहीं, उसके बहाने यूके ने रवांडा से एक डील साइन की है, एक डील साइन की कि कोई भी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आ गया, ठीक है, ईरान से आ गया, अगर वो असाइलम के लिए यूके जा रहा है तो यूके असाइलम बोलेगा हाँ ठीक है हम आपको देंगे असाइलम, लेकिन हम आपको अपने देश में नहीं रखेंगे, हम आपको रवांडा भेज देते हैं, हम आपको रवांडा भेज देते हैं, ठीक है। आप इसका देख सकते हैं, यूके रवांडा डील फॉर रेफ्यूजी, ये देखिए न्यूज में जाइए, रवांडा यूएस इमिग्रेंट डील फर्स्ट ग्रुप ऑफ डिपोर्टेशन अराइव, ये यूएस ने यूके ने साइन किया, जो अपने यूके है उसने साइन किया है, मे बी भी शायद से यूएस ने भी साइन किया हो। माइग्रेशन, यूके मूव्स ऑन फ्रॉम रवांडा असाइलम प्रोसेसिंग प्लान एस यू मेंबर्स एक्सप्लोर न्यू पॉलिसी अप्रोच, ठीक है। तो मतलब वो रवांडा भेज देगा, ठीक है। ये है असाइलम का पूरा, इंडिया में बहुत इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, और इसी को जो यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं उसको ऐसा वोट बैंक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर इसको ऐसा वोट बैंक यूज करती है, ठीक है, वोट बैंक यूज करते हैं, सिटीजनशिप देके, नकली आधार कार्ड देके उनसे वोट दिलवाते हैं। इंडिया कनाडा एनएसए डिस्कस खालिस्तानी सेपरेटिज्म टेरर। अब देखिए रिसेंटली 18 सितंबर को जो अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, सॉरी नॉट एक्सटर्नल, जो अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल, इनका मीटिंग हुआ कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, ठीक है, इनका नाम क्या है, नैथली जी ड्रोइन, ठीक है, इनसे बात हुई। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो खालिस्तानी मूवमेंट है, खालिस्तानी मूवमेंट कनाडा में इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये सेपरेट खालिस्तान का डिमांड कर रहे हैं, सेपरेट खालिस्तान का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, जो अपना पंजाब का कुछ रीजन है उसको इंडिया से अलग करने का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी में एक जो बंदा रहता है, एक टेररिस्ट रहता है निज्जर, एक टेररिस्ट है, इसको मार देते हैं, ठीक है। उसी समय से इंडिया और कनाडा का रिलेशनशिप खराब हो जाता है, क्योंकि वहां का जो प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो, ये डायरेक्ट इंडिया पे एलिगेशन लगाते हैं कि आपने निज्जर को मारा, ठीक है। अब देखिए ये बंदा जो निज्जर है ये पूरा टेररिस्ट एक्टिविटी फैला रहा था, ठीक है, और इंडिया में खालिस्तान को एस्टेब्लिश करना चाहता था, ठीक है। अरे भाई खालिस्तान की क्या जरूरत है, सिखों के लिए कितना राइट्स है, इंडिया में ही कितना राइट्स है उनके लिए, ठीक है। और इंडिया में कौन सा कम्युनल वायलेंस हो रहा है, इंडिया में कौन सा कम्युनल वायलेंस जो करते हैं उनके साथ भी इंडिया अच्छे से पेश आता है, ठीक है। फिर भी ये अलग होना चाहते हैं, फिर भी वो अलग मैटर है। आप ये देख सकते हो, ये है कनाडा का मैप और ये ओटावा इसका कैपिटल है, ओटावा ना कि टोरंटो, ओटावा इसका कैपिटल है, ठीक है, ओटावा इसका कैपिटल। और ये अलग अलग, ये देखिए, और ये लेक है, लेक ग्रेट बियर लेक,
मैकेंजी रिवर, मैकेंजी रिवर, ठीक है, ग्रेट स्लेव लेक, लेड रिवर, ठीक है, पीस रिवर, ये सब, ये हडसन बे है, जेम्स बे, हुडसन स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, बैफिन बे, लैब्राडोर सी, ये सब कनाडा का मैप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टॉप इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, झूठ बोल रहा है। शुड गेट नोबेल फॉर एंडिंग 7 ईयर वॉर, अब ट्रंप यहां बोल रहे हैं इसको नोबेल प्राइज चाहिए। अब ये क्या मांगता रहता है, ये तो मांगता रहता है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करना, नोबेल पीस प्राइज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये रहा नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि नोबेल जो प्राइज है ये कैसे दिया गया है, कब दिया गया है, ठीक है, कैसे स्टार्ट हुआ। तो देखिए, एक होता है एल्फ्रेड नोबेल, साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल, एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। अब ये बहुत मतलब इसके नाम पे 355 पेटेंट्स रहते हैं, 355 प्लस पेटेंट, मतलब बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, पेटेंट रहते हैं 355। अब इसको डायनामाइट बनाने के लिए बड़ा फेमस नाम ये माना जाता है, इसने डायनामाइट बनाया था, जो कि मोस्टली माउंटेन्स वगैरह जहां पे कोल वगैरह पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, उसको ब्लास्ट करने में काम आता है, ठीक है, डायनामाइट। अब देखिए, अब 1899 में इसकी मृत्यु हो जाती है, अल्फ्रेड नोबेल का। लेकिन इसके पीछे कारण है कि इसने नोबेल प्राइज शुरुआत क्यों किया, डायनामाइट बनाया था ना इसने, तो इसके ऊपर एक जो आई गेस यूके या फिर लंदन का कोई एक्सप्रेस था, उसने छाप दिया था कि जब इसके बड़े भाई, जब इसका अल्फ्रेड नोबेल का बड़ा भाई मर गया, तब किसी न्यूज पेपर में ले द डेथ ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी डाइड, द गॉड ऑफ डेथ, ऐसा बोला जा रहा था कि जो वेपनाइज कर रहा है उसकी मौत हो गई, ठीक है। तब इनको बड़ा झटका लगा अल्फ्रेड नोबेल को कि लोग मुझे डायनामाइट बनाने के लिए, मतलब बॉम्ब बनाने के लिए याद करेंगे। तब इसने सोचा कि मेरा जितना भी है 95% जो इसका पूरा प्रॉपर्टी था, एसेट था, उसको सब इसने लगा दिया नोबेल प्राइज, कि जो जो दुनिया में अच्छे काम करेगा उनको नोबेल प्राइज मिलेगा, ठीक है। अब नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है, ठीक है, तो उसी का ये डिमांड कर रहा है। नोबेल पीस प्राइज मिलना एक बहुत ही गर्व की बात होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये देखिए, ये है अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। अपने इंडिया में किनको मिला है नोबेल प्राइज, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, फर्स्ट, सीवी रमन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, हरगोविंद खुराना यूएस सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडियन, ये इंडिया से ही थे लेकिन यूएसए का सिटीजनशिप बाद में ले लिए थे, ठीक है। तो हरगोविंद खुराना इनको मिला था, किसके लिए, मेडिसिन के लिए मिला था। मदर टेरेसा, इंडियन सिटीजन ऑफ अल्बेनियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन थी मदर टेरेसा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, यूएस सिटीजन बन गए थे, ठीक है। अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। वेंकटरमन रामकृष्ण नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी नोबेल पीस प्राइज, इनको नोबेल पीस प्राइज बताओ क्यों मिला था, इन्होंने चाइल्ड एक्टिविस्ट के लिए बहुत काम किया था। फॉर एग्जाम्पल एक इंसिडेंट याद आता है कि इनको एक बच्ची ने बोला था, मतलब ये चाइल्ड के अपलिफ्टमेंट के लिए, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है, ताकि चाइल्ड को अच्छी भविष्य मिल सके इसके लिए। अब एक टाइम आया था जब इन्होंने एक छोटी बच्ची देखी, ठीक है, वहां पे इन्होंने देखा और उस बच्ची ने इनको क्या बोला कि बाबा दे सोल्ड मी फॉर 10,000 रुपए, मतलब जो उसके माता पिता थे उन्होंने अपनी बेटी को 10,000 रुपए के लिए बोला कि वहां पे जाके लेबर करो, काम करो, ठीक है। तो उसने बोला, उस बच्चे ने बोला, बाबा दे सोल्ड मी फॉर 10,000, जो कि अपने गांव में एक बफेलो के दाम से भी कम है। एक जो भैंस का दाम रहता है, भैंस या काव का दाम रहता है, उससे भी कम में बेटी को बेच देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत हार्ड करता है इनको, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इनको हार्ड करता है और इनको फिर नोबेल पीस प्राइज मिलता है। अभिजीत बैनर्जी नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अब देखिए, यूएस में 2009 में बाराक ओबामा को मिला था, ठीक है, हालांकि बहुत से यूएस प्रेसिडेंट्स को मिले हैं, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज। अब देखिए, नोबेल पीस प्राइज और नोबेल प्राइज कहां पे मिलता है, ठीक है। देखिए, यहां पे है स्वीडन, यहां पे ऑलमोस्ट इसका है स्टॉकहोम है इसका कैपिटल। स्टॉकहोम में केमिस्ट्री में हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स और भी जितने भी होते हैं नोबेल प्राइज
उन सब यहाँ मिलता है। सिर्फ नॉर्वे के ओस्लो में नोबेल पीस प्राइज मिलता है, नोबेल पीस प्राइज मिलता है, पीस प्राइज। बाकी जितने भी नोबेल के और भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी है जो है, उसको स्टॉकहोल्म में मिलता है, स्टॉकहोल्म में मिलता है। ओके, तो ये अपना यहीं पे मिलता है, स्वीडन में बेसिकली। नेक्स्ट, अब देखिए, अ वेक अप कॉल, वरीज ओवर H1 वीजा, फील लाइक स्पीक इंडियाज लार्जर प्रॉब्लम, इकोनॉमिक सेल्फ रेंस लॉन्ग। अब देखिए, कल तक क्या चल रहा था, H1B वीजा जो ट्रंप ने $1 लाख कर दिया था, जो कि इंडियन रुपीस में समथिंग अराउंड 88 लाख रुपीज। मतलब एक कंपनी अगर किसी को इंडियन वर्कर्स हायर करना है, मोस्टली व्हाइट कॉलर, जो कि टेक्निकल टर्म्स में एक्सपर्ट हो, जैसे हो गए ना आईटी फील्ड के हो गए, या फिर कोई बड़े फाइनेंस ये बैंकर हो गए, जो व्हाइट कॉलर और गोल्ड कॉलर जॉब है, उनको अगर हायर कर रहे हैं, तो जो कंपनी इनको हायर कर रही है, उस कंपनी को ये जो है यूएस के गवर्नमेंट को उन्हें $1 लाख देना पड़ा। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस कंपनी फॉर एग्जांपल किसको ले, टीसीएस लेते हैं, टीसीएस का भी यूएसए में ब्रांच है, हालांकि ये है इंडियन कंपनी, लेकिन टीसीएस का ब्रांच वहां पे है, ठीक है। तो अगर टीसीएस ने इंडिया से किसी को हायर किया व्हाइट कॉलर के लिए, ठीक है, अपना आईटी में, और ये इसको कितना पे कर रहा है, 200K, मतलब $2 लाख, $2 लाख इसको ये कर रहा है, ठीक है। अब सेम टू सेम उसको $1 लाख जो है, 1K, ये मतलब $100K, $1 लाख उसको देना पड़ेगा यूएस गवर्नमेंट को। मतलब अगर जो टीसीएस है, अगर एक इंडियन वर्कर को हायर कर रहा है, तो उसे टोटल 3 लाख उसको स्पेंड करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। ये बताया गया था। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है H1B वीजा के लिए। इंडियंस जो है, जो मोस्टली आउट ऑफ इंडिया काम करना चाहते हैं, यूएस में काम करना चाहते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, जो वहां के टीसीएस के हैं, या फिर जो अमेजोन है। देखिए अमेजोन जो है ना, अमेजोन में 10,000 से भी ज्यादा, मोर देन 10,000 इंडियन वर्कर्स हैं जो H1B वीजा के तहत जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे ट्रंप ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है ट्रंप ने, कि ये सिर्फ वन टाइम रहेगा। जो $1 लाख है, ये सिर्फ $1 लाख, $1 लाख सिर्फ वन टाइम पेमेंट रहेगा। मतलब अगर किसी को हायर कर रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे जब तक काम कर रहा है, आपको सिर्फ $1 लाख देना पड़ेगा। ये इसने क्लेरिफाई किया है। हालांकि ये टू सम एक्सटेंट ठीक ही है, लेकिन ये उतना भी अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल, पहले कितना होता था, 2000 से $5,000, ठीक है, $5,000, और अभी कितना हो गया है, $1 लाख, $1 लाख, ठीक है। वो भले ही वन टाइम हो, अगर किसी बंदे को 4 साल के लिए काम करने के लिए जाना है यूएसए, तो उसको अभी $1 लाख देना पड़ेगा। भाई $1 लाख क्यों देगा? अभी इसको 2000 को 4 बार कर लो, कितना होता है, $8,000। कितना होता है, $8,000, ठीक है। अब कहाँ $8,000, जो भी 4 साल के लिए काम करना चाहता है, ठीक है, और कहाँ $1 लाख। इसमें 19-20 का फर्क नहीं, 19 लाख का फर्क है इसमें, ठीक है। तो ये है, ट्रंप ने भले क्लैरिफिकेशन दिया है, लेकिन हाँ ये भी बोला कि ये न्यू एप्लीकेशंस के लिए है, कोई नया बंदा जा रहा है उनके लिए, जो ऑलरेडी वीजास में है उनके लिए नहीं है, जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है उनके लिए नहीं। ये भी अच्छी पॉइंट है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा है, एंड आई कंडेम दिस। नेक्स्ट, LVMH बॉस बर्नार्ड अर्नोल्ड स्लैम्स फ्रांस प्रपोज बिलियनर टैक्स। इसको सिंपल तरीके से जानते हैं। LVMH का जो ये है बर्नार्ड अर्नोल्ड, ये फ्रांस का रिचेस्ट मैन है, फ्रांस का सबसे अमीर आदमी है, पहली बात। अब फ्रांस में एक लॉ लाया जिसपे बिलियनर्स के ऊपर 2% टैक्स देंगे, जो भी बिलियनर है,
जिनका इनकम समथिंग अराउंड 100 मिलियन यूरोस के ऊपर है, उसको 2% देना पड़ेगा फ्रांस गवर्नमेंट को एज अ टैक्स। ठीक है, एज अ टैक्स। अब यहीं पे ये बोलते हैं कि ये फ्रांस का इकोनॉमी, ये जो पॉलिसी है ये फ्रांस का इकोनॉमी डेड कर देगा, ये फ्रांस का इकोनॉमी पूरा गिरा देगा। ये एक तरह से नेगेटिव एक्ट है, नेगेटिव एक्ट, बस वही बता रहे हैं ये कि नेगेटिव एक्ट है। अब यहाँ पे अलग अलग चीज बता रहे हैं कि ज़ुकमैन अ प्रोफेसर ने क्या कहा। ठीक है, ही वाज रिसेंटली आर्ग्यूड इन द मीडिया अपीयरेंस दैट, वही बता रहा है कि ये प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, अब ये फ्रांस का मैप है। ठीक है, अब इसका जो कैपिटल है पेरिस है। यहाँ से कौन सी नदी जाती है? सीन नदी जाती है, सीन रिवर जाती है यहाँ से। कौन सी नदी? सीन नदी, सीन नदी। ठीक है, लेकिन फिर भी सीन लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है फ्रांस का, लॉन्गेस्ट रिवर फ्रांस का है लैक्स, लैरिक। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रॉब्लम विद द लो इन्फ्लेशन, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ओके, अभी देखिए, अब पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट एक्सपेक्ट, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीटिंग होने वाला है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी मीटिंग होने वाला है। उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और जो 80th सेशन होने वाला है, जो अभी कौन सा होने वाला है? 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? प्रेसिडेंट अन्नालेना बैरबॉक, अन्नालेना बैरबॉक, जो कि एक जर्मनी की लेडी है, जर्मनी की ब्यूरोक्रेट है। ठीक है, जर्मन ऑफिसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये चीज होता है, इसका प्रेसिडेंट हर साल चेंज होता है, हर एक अलग सेशन के लिए अलग प्रेसिडेंट होता है। ओके, तो ये देखिए, ये अब यहाँ पे क्या क्या मैटर्स डिस्कस होने वाला है, क्या है देखिए, 80th सेशन यूएन स्पीक यूएन, ये अपना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रूल बन गया है, सबसे पहले बोलने का हक होता है ब्राजील का, हक इन द सेंस ये नॉर्म्स बना लिए हैं कि पहले जब पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आया था, उस समय जर्मनी मतलब ब्राजील ही पहले उठा, बोला कि मुझे ये मुद्दा है। उस समय से अभी तक लिया जा रहा है कि सबसे पहले कौन बोलेगा? ब्राजील ही बोलेगा। सबसे पहले कौन बोलेगा? ब्राजील बोलेगा। उसके बाद कौन बोलेगा? यूएसए बोलेगा। इसके हिसाब से बाद में ऐसे करके टर्म्स बाय टर्म्स बात करते हैं। ठीक है, डिस्पाइट वॉलंटरी 15 मिनट, और हर एक को 15 मिनट सिर्फ बोलना है, ओनली कितना? 15 मिनट्स बोलने को मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस हुए हैं, जैसे अपना आता है फिडेल कैस्ट्रो, कहां पे है? हाँ, फिडेल कैस्ट्रो 1960s में, 1960 में। ठीक है, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का प्रॉब्लम चल रहा था 1962 में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का प्रॉब्लम चल रहा था, उस समय फिडेल कैस्ट्रो ने 2 घंटे, नॉट 2 आवर्स बट 4 घंटे, 4 आवर्स, 4.5 घंटे का इसका टॉक चला था, मतलब एक बोल सकते हैं स्पीच चला था। क्या चला था? स्पीच। फिडेल कैस्ट्रो ने 4.5 घंटे की स्पीच दी थी। नेक्स्ट आता है कौन? मुअम्मर गद्दाफी। ठीक है, लीबियन लीडर। कौन? ये अपना फिडेल कैस्ट्रो हो गया। फिडेल कैस्ट्रो कहां का था? क्यूबा, क्यूबा का था। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी चल रहा था उस समय। अब आता है गद्दाफी, मुअम्मर गद्दाफी। कहां का? ये लीबिया का है। इसने भी कितना टाइम लिया था? मोर देन 1.5 आवर। इसने भी 1.5 घंटे के से ज्यादा समय लिया। ये 2 एक्सेप्शंस है, ये 2 एक्सेप्शन है, अदरवाइज सबको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही दिए जाते हैं बोलने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिस्कशन क्या क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन होगा। बेटर टुगेदर 80 years more फॉर पीस। यहाँ पे गाजा में क्या हो रहा है, देखिए गाजा, गाजा के बारे में डिस्कस करेंगे कि गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ, इजराइल क्या कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस होगा। ठीक है, अब जब डिस्कशन होगा तो आउटकम्स आ जाएगा उस समय। अभी क्या डिस्कस होने वाला है, वही नेतन्याहू को क्या ये लोग ये वार्निंग देने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस होगा। नेक्स्ट यूक्रेन के बारे में डिस्कस होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन क्या कर रहा है, प्रेसिडेंट पुतिन क्या कर रहा है, वॉर कब स्टॉप करेगा, अभी इसे थोड़ा और इंटेंसिफाई कर दिया है, उसके बारे में डिस्कस करेगा। हाँ, गाजा के बारे में एक बात जान लीजिए, जो गाजा में जो पैलेस्टीन का प्रेसिडेंट है, कौन?
मोहम्मद अब्बास। कौन? मोहम्मद अब्बास, ये है ना, हाँ, महमूद अब्बास, ये पैलेस्टीन का प्रेसिडेंट है। इसको इनवाइट ही नहीं किया है, इसको ट्रंप ने बोला मैं इसको वीजा ही नहीं दूंगा। ये आके दिखाए, ट्रंप ने बोला है इसको वीजा ही नहीं दूंगा। ठीक है, ट्रंप इसको वीजा नहीं दे रहा आने के लिए, ट्रंप इसको वीजा ही नहीं दे रहा है आने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द यूएस स्टॉप्स इजराइल अलाई, यूएस तो इजराइल का अलाई है, हैज सेड इट विल नॉट गिव हिम अ वीजा। मोहम्मद क्या, महमूद अब्बास उसको वीजा नहीं दे, तुम यूएसए में एंट्री नहीं है। ठीक है, अब सीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सीरिया में लास्ट टाइम आपने देखा था कि जब वहां पे वायलेंस हुआ था, वहां पे एक ही दिन में, इन वन डे 1000 से ज्यादा लोग मर गए थे। एक ही दिन में जो वायलेंस हुआ था टू पार्टीज के बीच में, जो दो पार्टी थी ना, कौन कौन सी पार्टी थी? सीरियन प्रेसिडेंट अहमद अल शराना, हिज हयात तहरीर शरम, जो पार्टी इसका ग्रुप लेड अ रेबेलियन दैट टॉपल्ड प्रेसिडेंट बशर अल असाद, जो फॉर्मर मिनिस्टर था, नोटेबल सिविलियन प्रेसिडेंट अहमद, हिज हयात ग्रुप led a rebellion that toppled President Bashar al-Assad, lightning offensive ending 13 years civil war। ठीक है, जो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट था और अभी का प्रेसिडेंट, इनके बीच जो उनके फॉलोअर्स है उनके बीच में घमासान ये वायलेंस हुआ था। ठीक है, और एचटीएस कौन है? यही वाला हयात तहरीर शाम। ठीक है, एचटीएस फॉर्मर ब्रांच ऑफ अलकायदा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा। ठीक है, until it broke ties in 2016, group of Shakara remained UN sanctioned but he was a travel expansion। बोला ना, जो दो प्रेसिडेंट के जो ग्रुप है उनके बीच में भगदड़ हो गया था। ठीक है, 1000 से ज्यादा लोग एक ही दिन में मारे गए। ठीक है, सूडान में क्या क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में डिस्कस होगा। अ वॉर इन सूडान बिटवीन पार्लियामेंट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स, जो गवर्नमेंट के थ्रू से आते हैं। ठीक है, एंड सुडानीस आर्मी, जो सूडान का गवर्नमेंट है वो, और ये सूडान बिटवीन पार्लियामेंट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स, इसके बीच में यूनाइटेड नेशन कॉल्ड वर्ल्ड वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन, दुनिया का वर्ल्ड का वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। वहां पे बहुत लोग मारे गए हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट हैव कॉल्ड 3 month ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस फॉर अ परमानेंट सीज फायर। ये हो रहा है। New Secretary General, next year United Nations will choose a new Secretary General after Antonio Guterres। अब एंटोनियो गुटरेस का समय खत्म, अब इनके समय आएंगे, कोई नया जो सिलेक्ट होंगे वो आएंगे। एंड दे मे बी सम डिस्कशन अराउंड ऑन द साइड। 15 member UN Security Council get candidate to recommend 15 member UN Security Council has to agree on a candidate to recommend a 193 member General Assembly for election, which means Britain, China, France, Russia and US must agree। मतलब जो भी मेंबर चूज करेंगे उसमें चाइना, रशिया, यूएस, कनाडा एंड फ्रांस ये सब राजी होंगे, तभी वो जो मेंबर रहेगा उसको ऐसा सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का बनाया जाएगा। ये यूएनओ के हैं, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी है, और यूएनओ के अंदर ही ये यूएनओ के सेक्रेटरी है। ठीक है, अब यूएनओ के अंदर क्या आता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूएन का सेक्रेटरी आता है, सेक्रेटेरिएट। ठीक है, ऐसे करके टोटल 7 है, 7 बॉडीज है। ठीक है, 7 बॉडीज है टोटल, सबका ऑलमोस्ट सबका न्यूयॉर्क में ही हेडक्वार्टर है सबका। ठीक है, बॉडीज ऑफ यूएन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, बॉडीज ऑफ यूएनओ and their headquarters। आंसर है क्या? ये देखिए, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। जो मेन बॉडी है यूएनओ, यूनिसेफ, ये भी 7 है, बहुत से यूनाइटेड नेशन बहुत से बॉडीज है। ठीक है, लेकिन मेन 7 आते हैं। ठीक है, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लेबर फंड न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनिसेफ का
नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे? जेनेवा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा। ILO जेनेवा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये कब फॉर्म होता है पता है? जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स था ना, ट्रीटी ऑफ वर्सेल 1919, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म होने से पहले ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो चुका था 1919 में, ट्रीटी ऑफ वर्सेल से, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रोक दिया था। ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सी इसके बॉडी, अलग अलग बॉडी है, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब भी। ठीक है। नेक्स्ट, बैड थिंग्स विल हैपन इफ काबुल डजंट गिव अप बगराम बेस। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। ये है बगराम बेस। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, इसको किसने बनाया था? इसको 1950s में जो अभी का रशिया है, जो अभी का रशिया है, उस समय का USSR था, इसने बनाया था। ठीक है। इसने बनाया था। अब देखिए, जो 9/11 होता है ना, 9/11, ठीक है, उसी के जस्ट एक मिनट, ये 9/11 में क्या हुआ था? अमेरिका के ट्विन टावर में, अमेरिका के ट्विन टावर में ओसामा बिन लादेन ने ब्लास्ट कर दिया था। ठीक है। बिन लादेन ने ब्लास्ट कर दिया था। उसी के बाद इसको ढूंढने के लिए अमेरिका, USA, अफगानिस्तान, उसको लगता है कि अफगानिस्तान में छुपा हुआ बिन लादेन। ठीक है। अब उसको नवंबर में अफगानिस्तान में एंट्री मारते हैं। ठीक है। नवंबर 2001 में। और ये छोड़ते कब है? 2021 में। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है तालिबान। ठीक है। इसके बाद तालिबान आता है। ठीक है। ये है। अब यहीं पे बोल रहा है, ये इसका टोटल बेस है। ठीक है। 2021 में आता है, सॉरी, और 2021 में छोड़ता है, 2001 में आता है, और 2021 में USA अफगानिस्तान को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे जो पीस एस्टेब्लिश हो ही नहीं रहा था। ये आया था 2001 में, ताकि यहाँ पे डेमोक्रेसी, पीस एस्टेब्लिश कर सके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके। तो बेसिकली अब देखिए, अब 20 सालों तक इसने बगराम एयरबेस पे कंट्रोल किया। अब वही ट्रंप बोल रहा है, ट्रंप एक हाईली नेशनलाइज राइट विंग गवर्नमेंट है, जो USA के लिए बोल रहा है मेक USA ग्रेट अगेन, ट्रस्ट में USA दबा देगा। ठीक है। बस इसी के बारे में कि अगर इसने बगराम बेस USA के हवाले नहीं किया तो उनके साथ बुरा होगा। तो ये है बगराम बेस। ठीक है। यही आज का कंटेक्स्ट है इसका। नेक्स्ट, यूरोप एयरपोर्ट्स रेस टू फिक्स ग्लिच आफ्टर साइबर अटैक। USA में मतलब बोलते हैं ना, आउटिंग के लिए क्या बोलते हैं, चेक इन के लिए, चेक इन और बोर्डिंग के लिए, वहां पे साइबर अटैक हो गया, बहुत हाई लेवल पे साइबर अटैक हो गया। अब यहाँ पे लोगों के अलग अलग व्यूज है कि कितना ये नुकसान हुआ। ठीक है। हम देखते हैं साइबर अटैक होता क्या है, कि साइबर अटैक किस लेवल पे अटैक ये होता है, कहाँ पे करता है। ठीक है। और ये इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड। जो अभी देखिए, अभी अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो वो वेपन के बेस पे नहीं होगा, जो अपना न्यूक्लियर, उसके बेस पे नहीं होगा, आई एम सॉरी, ये होगा टेक्नोलॉजी के बेस पे। टेक्नोलॉजी अभी जो सबसे बड़ा एसेट है किसी भी कंट्रीज के लिए, ये उसका डेटा है, ये उसका डेटा है। ठीक है। डेटा कि उसका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है। ठीक है। वहां उसका न्यूक्लियर कहाँ रखा हुआ है, इस देश का एसेट कितना है, फॉरेक्स रिजर्व कितना है, बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब डेटा। ये डेटा आजकल न्यू वेपन बनता जा रहा है। डेटा इज द न्यू वेपन। डेटा इज न्यू वेपन। ठीक है। तो इसके ऊपर वॉर होगा। तो यहीं पे देखिए, अब यहाँ पे बहुत लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ, हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो इस प्रॉब्लम के ऊपर नहीं जाना है, हमें बात करना है सिस्टम जो हैक हुआ है, कौन कौन से टाइप के हैकिंग सिस्टम है, उसके ऊपर डिस्कस करना है। ठीक है। ऑपरेशन लंदन, अदर मेजर यूरोपियन एयरपोर्ट हिट साइबर अटैक। ठीक है। साइबर अटैक, साइबर अटैक, साइबर अटैक। अब टाइप्स ऑफ साइबर अटैक देखते हैं। ठीक है। पहला आता है फिशिंग अटैक।
फिशिंग अटैक में क्या होता है, अटैकर सेंड फिशिंग लिंक, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हैकर है, उसने आपको लिंक भेजा, आपने उस लिंक को ओपन किया, अब जितना भी आपका डेटा है, क्रेडेंशियल, यूएस, जो भी आपका डेटा है कि आप किससे बात कर रहे हो, ये वो कर रहे हो, आपका डेटा कहाँ से, सब उसके पास चला जाएगा। ठीक है, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, मतलब आपका डेटा पूरा चला गया। अब उससे आपको धमकी भी दे सकता है, आपके सीक्रेट उसको पता चल गया है, ठीक है, तो वो आपसे पैसे भी दे सकता है, या आपको डरा धमका कर सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक टाइप का साइबर अटैक है, जहां पे आपका कुछ क्रिटिकल डेटा, फॉर एग्जाम्पल आप अगर रील्स वगैरह बनाते होंगे या मोबाइल में आपके कुछ लीक जो रहेंगे, कुछ वीडियोस वगैरह रहेंगे, वो लीक कर लेगा। ठीक है, और उससे आपको वो लीक कर लेगा। ठीक है, infected pen drive, user is infected by ransom, user data is locked, ransom demand। ठीक है, वो आपका डेटा, ये वो नहीं है कि आपका डेटा उसके पास चला जाएगा। इसमें रैंसम में क्या है, वो आपको किसी ने वायरस डाल देगा, इससे आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इस सिस्टम को चालू करने के लिए फिर से रैंसम मांग, मतलब पैसे मांगेगा कि मुझे पैसे दो, मैं आपका सिस्टम चालू करवा दूंगा। ये है सॉफ्टवेयर डिजाइन एनक्रिप्ट फाइल को एनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, फाइल को एनक्रिप्ट कर देता है और उसे फिर से चालू करने में आपको पैसे मांगेगा। डिनाइल ऑफ सर्विसेज, सेम ऐसे, ओवरलोडिंग सिस्टम नेटवर्क डिस्टर्ब नॉर्मल फंक्शनिंग, हैकर बॉट टारगेट सर्वर। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन आप वो काम कर नहीं पा रहे हो, अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे काम कर नहीं पा रहे, क्यों, आपका सर्वर हैक कर लिया उसने, सर्वर हैक कर लिया। डिनाइल ऑफ सर्विस, आपको सर्विस ही नहीं देगा। ठीक है, मैन इन द मिडल, मैन इन द मिडल सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी लिंक में ओपन कर रहे हो, आपको वहां से सर्विस चाहिए, लेकिन वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है, किसी हैकर ने जैम कर दिया। अब आप कस्टमर केयर वगैरह को कॉल करोगे, लेकिन कस्टमर केयर के पास नंबर ना लग के वो हैकर के पास लग जाएगा, वो आपसे बात करेगा, हाँ सर आप आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आप ये नंबर दीजिए, डेटा दीजिए, ये दीजिए, आप उसको दोगे, आपका डेटा उसके पास चला गया, आप खतरे में। ठीक है, SQL injection, exploiting vulnerabilities in the database queries to gain unauthorized access। हैकर क्या करता है, डेटा ऑफ ऑल यूजर रिटर्न टू अटैकर, वेब एपीआई रिटर्न डेटा फॉर ऑल, विक्टिम SQL डेटा सर्वर। मतलब इसमें बेसिकली आपका डेटा चोरी कर लेता है वो। ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इंजेक्टिंग मैलिशियस स्क्रिप्ट इनटू वेबसाइट व्यूड बाय अदर यूजर। वही जो अपना पेगासस है ना, इसके जैसा ही है कि आप किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे ना, बाय चांस क्लिक भी नहीं करोगे, वो आपको ये हैक कर लेगा, आपको पता भी नहीं चल रहा, आप जो भी आप मोबाइल में देख रहे हो या कर रहे हो, ये वो भी देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो। यही है क्रॉस साइट, इंसर्ट, डेटाबेस, जो भी आप देख रहे हो। ठीक है, जो भी आप देख रहे हो उसको पता है कि आप क्या देख रहे हो। ठीक है, ये हो जीरो डे एक्सप्लॉइट, अटैक एक्सप्लॉइट अननोन वल्नरेबिलिटी बिफोर डेवलपर कैन एड्रेस देम। यहाँ पे ये ना कि आपका डेटा किसके पास चला भी जाएगा, वो हैकर का आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको लाइफ टाइम तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसको जो डेटा चाहिए रहता है आपसे वो ले लेता है और वो बंद कर देता है। ये है जीरो डे अटैक। DNS spoofing, redirecting DNS queries to malicious sites, unauthorized access। इसमें वही है अपना इंजेक्ट फेक DNS। ठीक है, अब ये अलग अलग उस आपने साइबर अटैक, मालवेयर साइबर अटैक, फिशिंग, रैंसम, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, मैन इन द मिडल, क्रिप्टो जैकिंग, SQL इंजेक्शन, एक्सप्लॉइट्स। आपको पता है जूस जैकिंग क्या होता है? जूस जैकिंग, आपने जूस जैकिंग के बारे में सुना होगा। जूस जैकिंग में क्या होता है कि यहाँ पे अपना जो स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे अगर कोई चार्जर लगा हुआ है, अडेप्टर और वायर है, तो गलती से भी उसमें चार्जर मत लगाइए। और आप, हाँ, अगर आपका खुद का अडेप्टर है, खुद का चार्जर अडेप्टर है, खुद का चार्जर अडेप्टर है तो ही चार्ज कीजिए, अदरवाइज किसी और के चार्जर से चार्ज नहीं कीजिए, वरना इसके जैसा हाल होगा। ठीक है, जूस जैकिंग, ये है आज का न्यूज। ठीक है, हमने एक आर्टिकल छोड़ दिया था, वो एक आर्टिकल कौन सा था, ये द प्रॉब्लम विद द लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, हाई इन्फ्लेशन और लो इन्फ्लेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सिंपल समझे, एकदम क्रिस्प समरी के साथ। ठीक है, 2 मिनट में। इन्फ्लेशन
राइस इन प्राइस, राइस इन प्राइस मतलब किसी चीज का वैल्यू 100 रुपया है तो कल जाके 120 हो जाएगा या 115 हो जाएगा या 110 हो जाएगा, ठीक है। ये इन्फ्लेशन मतलब टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, ठीक है, प्राइस बढ़ते रहते हैं, ओके। अब प्रॉब्लम विद द लो इन्फ्लेशन, अब देखिए एक आता है उर्जित पटेल कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है, ये कब आता है 2014 में। इसने एक बैरियर सेट किया हुआ है कि 2% और 6% मतलब 4 प्लस माइनस 2, क्या हुआ 4 माइनस 2 2, 4 प्लस 2 6, इसके बीच में ही इन्फ्लेशन रहना चाहिए, इसके बीच में इन्फ्लेशन रहे। इससे अगर ऊपर है तो नुकसानदायक है, 2 से नीचे भी है तो भी नुकसानदायक है। अब यहाँ पे जो इसका है नॉमिनल ग्रोथ की बात कर रही है कि इस साल जो अपना इन्फ्लेशन रेट है ये 2% है, 2% है, ठीक है, ये अपना लिमिट में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो नॉमिनल ग्रोथ है, जो एक होता है अपना रियल ग्रोथ रेट, एक होता है अपना नॉमिनल ग्रोथ रेट, ठीक है। और जो देखो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ठीक है, सीपीआई अभी जो सीपीआई इन्फ्लेशन है जो कि अब आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में साबुन, तेल, धनिया और भी जो भी रहता है सब्जी, ये सब जो लगता है उसका इन्फ्लेशन इतना है, ठीक है। डब्ल्यूपीआई का इन्फ्लेशन 0.54% कम हुआ है, ठीक है। हालांकि डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन हमेशा ज्यादा ही रहता है लेकिन इस बार कम हुआ है। कितना कम हुआ है 0.52% फ्रॉम अगस्त, अगस्त में जितना था उससे 0.52% कम है। अब ये इंपैक्ट डालता है नॉमिनल ग्रोथ रेट पे, नॉमिनल ग्रोथ रेट पे, ठीक है। अब नॉमिनल ग्रोथ रेट और रियल ग्रोथ रेट क्या है, रियल ग्रोथ रेट, रियल ग्रोथ रेट, नॉमिनल ग्रोथ रेट, नॉमिनल ग्रोथ। अभी इस बार जो इंडिया का रियल ग्रोथ रेट है जो Q1 का हुआ 7.8%, तो अनुमान लगा कि नॉमिनल ग्रोथ रेट कितना होगा, मोर देन 10% होगा। क्योंकि देखिए नॉमिनल ग्रोथ रेट के बेसिस पे ही बजट डिसाइड होता है, बजट डिसाइड होता है कि नेक्स्ट ईयर हम कितना पैसा खर्चा करेंगे इकोनॉमी में, ठीक है। उस हिसाब से हमारा नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट कैसा होगा। तो यहाँ पे दिखा रहे कि नॉमिनल ग्रोथ रेट ही कितना है 8.8% और एक्सपेक्टेड कितना था 10%, समथिंग अराउंड यहाँ पे लिखा होगा कितना 10%, 10.1%, ठीक है, 10.1%। तो 10.1% के हिसाब से अगर पॉलिसीज बनाया जाए तो नेक्स्ट ईयर में ग्रोथ रेट बढ़ सकता है, ओके। लेकिन ग्रोथ रेट कितना है, नॉमिनल ग्रोथ रेट 8.8%। उस हिसाब से जो नेक्स्ट ईयर का बजट एलोकेशन होगा वो कितना होगा, कम होगा, बजट कलेक्शन भी उस हिसाब से कम होगा, ठीक है। तो उस वजह से ये बजट में इंपैक्ट डालेगा और ये अपना लॉन्ग टाइम का जो है, लॉन्ग टाइम जो इन्फ्लेशन है, लॉन्ग टाइम जो ग्रोथ है उसको नीचे कर देगा, उसको नीचे कर देगा। इसलिए गवर्नमेंट चिंता है कि इन्फ्लेशन से क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन से क्या होता है, लोअर इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं डिफ्लेशन, डिफ्लेशन या डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब होता है जीरो से कम हो जाना, मतलब इन्फ्लेशन -1 -2, और डिसइन्फ्लेशन मतलब जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसमें कमती होते जाना, ये होता है डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये आज का अपना पूरा द इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस हुआ, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।